हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, साथ ही बहुत ही क्वालिटी कंटेंट के साथ। मतलब पढ़ाने वाला जितना भी मटेरियल है हम आपके लिए बहुत ही अच्छे से लेकर आते हैं, ताकि आप अच्छा पढ़ सकें, तो अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम दे सकें, मार्क्स भी आपको अच्छे मिल सकें। और साथ ही आपको इनकी वीडियोस देखने के लिए आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अर्थात हम 100% फ्री आपको सारे ही वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते कि 2 वीडियो दिखाने के बाद आपसे कहें कि आगे का वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार कभी भी देखना चाहें 100% फ्री देख सकते हैं। आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में आज जो हम लेकर आए हैं वो है वीडियो हमारी आज की क्लास 10th के लिए। तो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए जो है वो है क्षितिज भाग 2। हमारी जो मेन पुस्तक है ना क्षितिज भाग 2, उसका काव्य खंड। ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज जो हम लेके आए हैं वो है काव्य खंड का हमारा अध्याय 6। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये 2 कविताएं इस पाठ में थी, जिसे लिखा था नागार्जुन जी ने। बहुत ही अच्छी कविता है, दोनों ही हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ चुके हैं। साथ ही इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, 1 शॉट भी कर चुके हैं, टेस्ट पेपर भी रेडी है। और आज जो हम करेंगे वो है इसके एमसीक्यूज। भाई हमारे टेस्ट एग्जाम आते तो सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, आपके ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें तैयार करने होते हैं। अब ये 2 मेथड से पूछे जाते हैं। एक तो रहता है हमारे पास काव्यांश आधारित रहता है, और एक रहता है पूरे पाठ में से कहीं से भी पूछे जाएंगे। तो दोनों ही तरह के प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, मगर आंसर एक होते हैं, कहीं हम उलझ ना जाएं। तो इस तरीके के भी 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आए, जहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके आंसर एक ही रहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, शुरू करते हैं सबसे पहले काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहली हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। तो इस कविता में हमने क्या पढ़ा था, एक छोटे से बच्चे के जब छोटे छोटे से दांत निकलते हैं और वो मुस्कुराता है तो किस तरीके से सुंदर लगता है, कवि को देख के वो कैसा अचंभित होता है, सभी कुछ इस कविता में हमने पढ़ा था। तो पहला काव्यांश है और फिर उस पर प्रश्न है। क्या है पहला काव्यांश? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, गात मतलब गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात अर्थात कमल, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब इसी पर प्रश्न है, क्या है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है। किसको पिघलाया था उसने? कठोर पत्थर को, पहाड़ को, कठोर व्यक्ति के मन को, या संपूर्ण वातावरण को। तो यहाँ पर जो है वो तो सामने लिखा है कि पिघल गया होगा पाकर जो है कठोर पाषाण, लेकिन उस कठोर पाषाण का तात्पर्य के पीछे क्या छुपा है, अर्थात कठोर व्यक्ति का मन, यानी कि जो व्यक्ति होता है जो बहुत ही कठोर फीलिंग रखता है, वो भी एक बच्चे की मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगता है, अर्थात उसकी वो कठोरता का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो इसलिए क्या बोला है, कठोर व्यक्ति के मन को। अब कठोर पत्थर को, अगर आपने कठोर पत्थर को लगा दिया कि नहीं, उसमें तो कविता में लिखा है कठोर पत्थर को, लेकिन यहाँ पर पत्थर तो नहीं पिघलेगा ना, यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर क्या पूछा है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि बच्चे की मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है। तो मुस्कान किसे पिघलाने में समर्थ है? व्यक्ति के मन को। अब वो पूछेंगे, अगर उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया कि बच्चे की मुस्कान काव्यांश के आधार पर किसको पिघला रही है, तब हम लिखेंगे कि कठोर पत्थर को, लेकिन इनडायरेक्ट किसको पिघला रही है, वो कठोर व्यक्ति के मन को। देखिए प्रश्न का मतलब समझिएगा, वो एक वर्ड से प्रश्न बदल जाता है। फिर है झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है। अब बताया ना, झोपड़ी में खिल रहा जलजात,
तो अब यहाँ पर जो झोपड़ी में कमल खिलने से क्या मतलब है, झोपड़ी का सुगंधित वातावरण, गरीबी में भी आनंद की अद्भुति, आर्थिक संपन्नता, झोपड़ी में कमल के फूलों की सजावट। तो यहाँ पर तात्पर्य है गरीबी में भी आनंद की अनुभूति। अब ये कैसे होगा, गरीबी में भी खिल रहा। अब जलजात जो है, जलजात अर्थात कमल का जो फूल है वो किसका प्रिय फूल है, लक्ष्मी माता का। ठीक है, तो अब गरीबी में भी अगर जलजात का खिलने का तात्पर्य यहाँ पर है कि बच्चे के आने से यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरी गरीब झोपड़ी में भी संपन्नता आ गई है, अर्थात यहाँ पर भी हमें अच्छा महसूस हो, क्योंकि कवि ने अपने आप को गरीब बताया, बच्चा आया तो उन्हें बहुत ही ज्यादा आनंद आने लगा है। प्रस्तुत काव्यांश में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है, बाल शिशु की, प्रसन्न चित्त बालकों की, ग्रामीण बालकों की, या ये सभी की। तो हमने क्या यहाँ देखा था, बाल शिशु की अर्थात छोटे से बच्चे की जिसके छोटे छोटे से दांत निकलते हैं। काव्यांश के अनुसार शिशु का शरीर कैसा है, आभूषणों से युक्त, कमल के फूलों से युक्त, सूर्य के समान आभा युक्त, या धूल से सना हुआ। तो क्या था सेकंड पंक्ति में, धूल धूसर, तो अर्थात क्या था, धूल से सना हुआ। छोटा बच्चा कैसे रहता है, जमीन में खेलता रहता है, तो क्या होता है उसको मिट्टी लग जाती है, तो इसीलिए बोला है धूल धूसर। ठीक है, तो यानी कि वो कैसा है, मिट्टी से सना हुआ है। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ है, कमल के फूल खिलने लगे हैं, मृतक व्यक्ति के प्राणों का संचार होने लगा है, शेफालिका के फूल झरने लगे हैं, या बबूल के पत्ते गिरने लगे हैं। तो आप काव्यांश के आधार पे देखेंगे तो शेफालिका का फूल बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है, इसीलिए उन्होंने बोला है कि तुम कहीं पर भी छू लो तो वो एक शेफालिका के फूल की तरह झरने लगता है, अर्थात तुम्हारे मात्र से कोई भी कठोर चीज शेफालिका के फूल की भांति हो जाता है, अर्थात बहुत ही कोमल कि तुमने उसको छुआ और वो झरने लगता है। तो ये हो गया पहला काव्यांश। अब आते हैं हम दूसरे काव्यांश में। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो कवि को पहचान नहीं पा रहा है और बिना पलक झपकाए एक टक उनको देखता जा रहा है कि आखिर जो है मैं पहचान नहीं पा रहा। तो उन्होंने बाद में उनकी माँ को भी धन्य बोला है कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो हम दोनों का परिचय नहीं हो पाता, इसलिए तुम्हारी माँ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अब इस पर प्रश्न क्या है, कवि को अपलक कौन निहारा, अनिमेष मतलब अपलक निहारना, पलक बिना पलक झपकाए देखते रहना। तो क्या है, पत्नी देख रही है, माँ देख रही है, अबोध शिशु देख रहा है, अनजान व्यक्ति। तो कौन देख रहा था, अबोध शिशु, छोटा सा बच्चा देख रहा था। नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया है, शिशु की माँ ने, स्वयं कवि ने, कवि की माँ ने, वहां उपस्थित लोगों ने। तो किसने कराया था, वो कराया था शिशु की माँ ने, छोटे बच्चे की माँ ने उनका परिचय कराया था। बच्चे द्वारा कवि को ना पहचान पाने का क्या कारण था, बच्चा जो है वो कवि को नहीं पहचान पा रहा था, इसका कारण क्या था, बच्चा कवि को पहली बार देखा था, बच्चा कवि से पूर्णतः अपरिचित था, कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ सभी कथन सत्य हैं। एक तो पहली बात है कि पहली बार मिला था, कवि भी बच्चे से पहली बार मिल रहा था और बच्चा भी कवि से पहली बार मिल रहा था, और दूसरा दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित थे। अगर पहले मिला होता तो बच्चा देख के मुस्कुराने लगता, लेकिन पहली बार मिलता है तो बच्चा क्या वो अपलक देख रहा था कि आखिर ये कौन है, तो इसीलिए जो है वो उसको पहचान नहीं पा रहा था। यदि बच्चे की माँ माध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता, यानी कि माँ अगर माध्यम नहीं बनती तो वो क्या चीज नहीं देख पाते, बच्चे की खिलखिलाहट, नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान, शिशु का आभा युक्त मुख, धूल से सने हुए शिशु को। तो जो बताया है वो क्या है, नए नए दांत निकलने वाले शिशु को, अर्थात अगर माँ माध्यम नहीं बनती तो वो शिशु से नहीं मिल पाते। और शिशु का विशेषण यहाँ क्या दिया गया है, दंतुरित, यानी कि ऐसा बच्चा जिसके छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं, उस बच्चे से वो ना मिल पाते अगर माँ माध्यम ना बनी होती।
अनिमेष का क्या अर्थ है? एक टक देखना, प्रसन्नता पूर्वक देखना, विनम्रता पूर्वक देखना, पलक झपका कर देखना। तो अनिमेष का जो तात्पर्य होता है वो है एक टक देखना, अर्थात अपलक देखना। किसी को हम बिना पलक झपकाए देखते रहें वो कहलाता है अनिमेष। अब आते हैं हम तीसरे अपने काव्यांश पे। क्या है? धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो अब यहाँ पर उसके माँ का बता रहे हैं किस तरीके से वो शहद का चाट कराती हैं तुमको, और साथ ही जो है जब तुम पहचान नहीं पा रहे तो कनखियों से, अर्थात सीधे नहीं देखकर अपने जब हम तिरछा देखते हैं तब वो कहलाता है कनखियों से देखना। तो कनखियों से तुम देख रहे हो और जब मेरी और तुम्हारी नजर मिल जाती है तो तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान निकल कर आ जाती है। तो वो धन्य उनकी माँ को बता रहे हैं, धन्य बच्चे को बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरा तुमसे संपर्क हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि स्वयं को क्या कहता है? भाग्यवान, चिर प्रवासी या अतिथि। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? वो अपने आप को दूसरा और तीसरा अर्थात चिर प्रवासी और अतिथि दोनों ही बता रहा है। मतलब चिर प्रवासी मतलब अर्थात हमेशा रहने वाला, इधर कभी यहाँ कभी वहां, और अतिथि कभी आने वाला। कवि बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है? किससे संपर्क नहीं होने की बात कर रहा है? स्वयं से, प्रवासियों से, माँ से या आसपास के लोगों से। तो क्या था? वो है स्वयं से। स्वयं से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। किसका? बच्चे। काव्यांश में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? कवि और बच्चे की, बच्चे और माँ की, कवि और बच्चे की, या कवि और बच्चे की माँ की? तो सही ऑप्शन यहाँ पर है कवि और बच्चे की। जब दोनों की आंखें चार हो जाती हैं अर्थात दोनों की आंखें मिल जाती हैं। किसकी उंगलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती हैं? किसकी उंगलियां करा रही थी? कवि की, बच्चे की माँ की, बच्चे के परिजनों की, बच्चे की माँ और पिता दोनों की। तो सही थी क्या काव्यांश के अधिकार पे? बच्चे की माँ। यानी कि काव्यांश में किसको दिया है? कौन शहद चटा रहा है? वो चटा रही है बच्चे की माँ। नेक्स्ट है, कवि को क्या छविमान लगता है? क्या चीज छविमान लग रही है? बच्चे और कवि का परस्पर एक दूसरे को भावपूर्ण दृष्टि से देखना, बच्चे की दंतुरित मुस्कान, बच्चे द्वारा कवि की तिरछी नजरों से देखना, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है बच्चे की दंतुरित मुस्कान, अर्थात वो मुस्कान जो है वो अपनी छवि कवि के हृदय में छोड़ जाएगा। मतलब कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ देख के हमको हमेशा याद रह जाती है, तो वो क्या वो चीज़ होती है? वो छविमान होती है, अर्थात उसने अपनी छाप हमारे दिल में छोड़ दी। तो यहाँ पर कवि के मन में वो दंतुरित मुस्कान कैसे हुए? विद्यमान हो जाती है। अब आते हैं हमारी दूसरी कविता, फसल। फसल का यहाँ पर पहला काव्यांश दिया गया है। क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब ये कविता थी हमारी फसल। अब उसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या है? फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? कौन योगदान देता है? अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम का, नदियों के जल का, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी, अर्थात फसल के उगने में इन सभी का योगदान रहता है। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा का क्या अभिप्राय है? मतलब कोटि कोटि अर्थात करोड़ों हाथों के स्पर्श की जो गरिमा है उससे फसल। तो यहाँ पर उससे क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कवि? किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से, हाथों द्वारा बीजों को मिट्टी में रोपित करने से, मशीनों के स्थान पर मानव श्रम की महत्व को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका पहला, किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा
फसल के निर्माण से। अर्थात यहाँ पर कोटि कोटि हाथ किसके हैं? किसानों के। और किसान कितना परिश्रम करके इन फसलों को उगाते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, और हम तक, अर्थात ये हाथ ही की महिमा है कि ये फसल इतनी खड़ी होती है। एक के नहीं, दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? अब ये पंक्ति एक के नहीं, दो के नहीं, अब ये पंक्ति की बार बार इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण है? सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए, मतलब सब बहुत सारे लोग मिलके कार्य कर रहे हैं, इस बात को प्रकट करने के लिए, गणना करने के लिए, अर्थात गिनती की इतने सारे लोग हैं। अलंकारिकता यानी कि इसमें जो है पंक्तियों को सजाने के लिए, कि मतलब पढ़ने में अच्छा लगे, सुंदर लगे, इसलिए इस पंक्ति को बार बार इस्तेमाल किया गया है। आवृत्ति भाव उत्पन्न करने के लिए, मतलब हम कई बार देखते हैं ना, एक ही शब्द को हम या एक ही वाक्य को या को बार बार हम इस्तेमाल करते हैं तो सुंदरता आती है, तो वहाँ पे बार बार इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस भाव को। तो यहाँ पर जो सही है वो है आपका सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए। तात्पर्य है कि एक के नहीं, दो के नहीं, अर्थात यहाँ पे बहुत सारे लोग समूह में काम करते हैं, सहयोगिता दिखाते हैं, इस भाव को प्रकट करने के लिए इस पंक्ति को बार बार लिखा गया है। फसल कविता में कवि ने किस विषय में बताया है? इस कविता में वो हमें किस विषय में बता रहे हैं? फसल उत्पादन में मिट्टी की गुणवत्ता के सहयोग के विषय में, प्रकृति और मानव के परस्पर सहयोग के विषय में, किसानों के परिश्रम के विषय में, फसल उत्पादन में आवश्यक कारक तत्वों के विषय में। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उन्होंने बताया है वो है आपके फसल उत्पादन में आवश्यक कारक तत्वों के विषय में, अर्थात जो फसल उगाई जाती है उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में वो हमको बता रहे हैं। मिट्टी निभाती है, नदी निभाती है, किसान निभाते हैं, तो सभी की जो है इम्पोर्टेंस को यहाँ पर बताया गया है। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है? किसके जादू के कारण फसल की पैदावार होती है? काली संदली मिट्टी के मिश्रण के द्वारा, रासायनिक खाद द्वारा, नदियों के पानी के द्वारा, चांद की किरणों के द्वारा। तो यहाँ पर जो होता है वो है नदियों के पानी के द्वारा। फसल की पैदावार जो है वो नदियों के पानी के जादू के कारण होती है। तो ये काव्यांश यहाँ खत्म हुआ। अब आते हैं अगला काव्यांश। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब इस पर आधारित है हमारे पास क्या चीज है, देखिए फसल किसका बदला हुआ रूप है? किस चीज का बदला हुआ रूप है? नदियों का पानी, सूरज की किरणों, भूरी काली मिट्टी या उपरोक्त सभी। तो फसल जो है वो है सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप। अब देखिए यहाँ पर नदियों के पानी की जादू है, हाथों की महिमा है, किरणों के जादू वो है, मतलब किरणों का बदला हुआ रूप है। तो मतलब आपको काव्यांश में देखना है कि किसको किस रूप में समझाया गया है। कवि के अनुसार फसल क्या है? मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, प्रकृति के सहयोग का फल, पहला दूसरा सही है, या मिट्टी की गुणवत्ता पर आधारित है? तो यहाँ पर जो सही है वो है तीसरा, अर्थात पहला दूसरा सही है। मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल है, भाई मनुष्य इतनी शारीरिक परिश्रम करता है वो है, और साथ ही प्रकृति के सहयोग का फल है, क्योंकि अब वो इतना परिश्रम तो करता ही करता है मगर प्रकृति भी उसको सहयोग देती है, ये भी एक कारण। हाथों के स्पर्श की महिमा, पंक्ति में निहित भाव बताना है। हाथों के स्पर्श की महिमा, इसमें क्या भाव छिपा हुआ है, ये चीज। हाथों के स्पर्श मात्र से ही फसल निर्मित होती है। किसानों के हाथों का पसीना फल उत्पादन के लिए आवश्यक है। फसल सामूहिक परिश्रम का फल है, सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो है फसल सामूहिक परिश्रम का फल है। कोई एक व्यक्ति मेहनत नहीं करता, फसल के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तब वो कहीं जाकर उत्पादित होती है। कवि फसल के विषय में क्या मानता है? वो क्या मान रहे? फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकृति का सहयोग पाकर फसल स्वयं निर्मित होती है, केवल मानव श्रम द्वारा ही फसल उत्पादन संभव है, मिट्टी के गुण धर्म का फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या मानते हैं कवि फसल के विषय में?
फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं, मतलब फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के सहयोग से बनती है। किसान है और प्रकृति, इन दोनों के सहयोग से फसल का निर्माण होता है। वो अपने आप उसका कोई अपने आप तो घास फूस ही उगती है, मगर फसल कब उगती है? जब किसान परिश्रम करता है और प्रकृति सहयोग देती है। वायु का योगदान किसे विकसित करने में होता है? मिट्टी को, फसल को, किरणों को या नदियों के जल को? तो सही है, वायु का योगदान फसल को विकसित, यानी कि फसल उग तो जाती है मगर उसको बढ़ाने का योगदान किसको रहता है? वो रहता है आपका वायु का। अब आते हैं, यहां से हमारा शुरू हो रहा है पूरे संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्न, यानी कि दोनों ही कविताओं पर आधारित कहीं से भी प्रश्न आएंगे। अभी हमने देखा काव्यांश आधारित, अब बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे संपूर्ण पाठ में से पूछे जाएंगे। क्या है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रक्रिया होती है? जब पहली बार बच्चा कवि को देख रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? वह अत्यंत प्रसन्न हो गया था, वह खुश होकर कवि की गोद में चला गया था, वह कवि को अपलक देखने लगा था, वह कवि को देखकर डर गया था। तो क्या हुआ था? वो कवि को अपलक देख रहा था, अनिमेष देख रहा था। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जलजात, जलजात अर्थात कमल। अब कमल किसके लिए बोला गया है? फूलों के लिए, बच्चे के लिए, सजावट के लिए, आर्थिक विपन्नता दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर वो जो कमल शब्द है वो बच्चे के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो तालाब में खिलता है वो क्या हुआ? आज मेरी झोपड़ी में आ गया है। फिर है, शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है? कवि, माँ, बहन या अतिथि? तो कौन करा रहा है मधुपर्क का? वो करा रही है माँ। बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तिरछी नजरों से, डर डर कर, रोकर, हंसकर। तो वो कैसे देख रहा था? तिरछी नजरों से। एक तो अपलक था, जब पहचान नहीं पा रहा था, अनिमेष दृष्टि से देख रहा था, और फिर बाद में वो कनखियों यानी कि तिरछी निगाह से देख रहा था। अब ये आपको देखना है कि ऑप्शन कौन सा आएगा। अगर मान लीजिए अनिमेष आया और क्या कहते हैं बाकी ऑप्शन आए तो आप अनिमेष में लगा देना। कठिन पाषाण के पिघलने से क्या तात्पर्य? कठिन पाषाण यानी कठोर जो पत्थर होता है, मजबूत पत्थर तो कितना कठोर होता है, उसके पिघलने से कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं? सॉरी, तेज धूप से पत्थर का पिघलना, कठोर पत्थर को तोड़ना, सभी का मन प्रफुल्लित होना, कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र बनना। तो यहाँ पर जो सही है वो है कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र बनना, अर्थात तुम्हारी मुस्कान पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है? विनम्र हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ओलावृष्टि, नदियों का पानी, सूर्य का प्रकाश, कृषकों का श्रम। तो जो नहीं है वो है ओला वृष्टि। वो ओले पड़ते ना सफेद सफेद जो बर्फ, उससे तो फसल नुकसान हो जाता है। तो ओला वृष्टि आवश्यक कारक तत्व नहीं है। फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय में अवगत कराया है? वो हम पढ़ने वालों को किस चीज के बारे में बताना चाहते हैं? शारीरिक परिश्रम के बारे में, प्राकृतिक उपादानों से, वायु शुद्धता में, या फसल निर्माण से? तो वो हमें किस चीज से अवगत करा रहे हैं? वो करा रहे हैं फसल निर्माण से, कि फसल का निर्माण किन लोगों के योगदान से होता है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया? किसका स्पर्श है फसल पर? पानी, सूरज, हाथ या मिट्टी? तो स्पर्श किसका था? हाथ का, किसानों के स्पर्श का, हाथ का। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? कौन लोग सहयोग करते हैं आपस में तब फसल पैदा होती है? प्रकृति और नदी, प्रकृति और मनुष्य के, नदी और सूरज के, मनुष्य और मिट्टी के? तो यहाँ पर किसका था? वो था आपका प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से फसल होती है। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? कौन थिरकता है? क्या होता है जब फसल थिरकती है? हाथ, पानी, सूरज या हवा? तो वो होता है आपका हवा। जब हवा चलती है तो फसल ऐसे ऐसे करके लहराती है ना, तो जैसे लगती है नाच रही, यानी कि थिरक रही। तो कौन सिखाता है? हवा दिखाती है। बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? क्या कारण था? बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था,
कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य। एक तो पहली बार मिल रहे थे, बच्चा जब से पैदा हुआ वो पहली बार घर पहुंचे थे, और साथ ही बच्चा का उनसे कोई परिचय नहीं था, हम लोग तो कभी मिले ही नहीं थे, इसीलिए वो उनको पहचान नहीं पाया था। कवि ने किसे धन्य माना है, स्वयं को, बच्चे की माँ को, बच्चे को, या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसको धन्य मान रहे हैं, वो बच्चे की माँ को धन्य मान रहे हैं, जिन्होंने उनका और बच्चे का जो है आपस में परिचय कराया है। कवि ने अपने आप को क्या कहा है, चिर प्रवासी, अभागा, कठोर हृदय या बेरहम। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को चिर प्रवासी और अतिथि दोनों ही बताया है। तो यहाँ पर अतिथि का ऑप्शन नहीं है, चिर प्रवासी है, तो हम चिर प्रवासी पर इसको लगा देंगे। इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ, किस तरह की शब्द शक्ति है, व्यंजना, लक्षणा, अभिधा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो शब्द शक्ति है आपकी अभिधा। अभिधा जो शब्द शक्ति होती है वो हमें क्या बताती है कि किस तरीके से जो है वो आपका निर्माण हो रहा है। यहाँ पर परिचय भी है आपका, दोनों ही हम कविताओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका परिचय भी हो रहा है, निर्माण भी हो रहा है, दोनों सारी चीजें हो रही हैं, किसी चीज का न्यू क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। दंतुरित मुस्कान कविता की भाषा शैली कैसी है, मैथिली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ब्रज भाषा, या अवधि। तो दंतुरित मुस्कान की खड़ी जो है वो है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, यानी संस्कृत के शब्दों यानी तत्सम शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और बोली है खड़ी। फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है, किसके बारे में बता रहे हैं, फसल के पैदा होने के बारे में, लोगों के परिश्रम के बारे में, मिट्टी की विभिन्नता के बारे में, या उपर्युक्त सभी के बारे में। तो यहाँ पर है फसल के पैदा होने के बारे में कि फसल किस तरीके से पैदा होती है। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होती है, रासायनिक खाद, सरकार का अनुदान, नदियों के पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका जादू था, वो था नदियों के पानी का जादू। फसल को किसकी गरिमा बताया गया है, नदियों के पानी की, करोड़ों हाथों के स्पर्श की, मिट्टी के गुण धर्म की, या सूरज की किरणों की। तो यहाँ पर जो महिमा है वो है करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा। ध्यान रखिएगा, पंक्तियों में जो चीजें आ रही हैं वो ही आपको ही करनी है। किसके स्पर्श की महिमा है, किसकी वजह से थिरकन है, किसकी ये जो है उसका बदलाव है, किरणों की ताप का बदलाव है। तो सारी जब कविता आपको अच्छे से पढ़नी है तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। संदली मिट्टी से कवि का क्या आश्रय, संदली मिट्टी से वो क्या कहना चाहते हैं, चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी, चूल्हा लीपने के काम आने वाली मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, पहाड़ों से कट कर आने वाली मिट्टी। तो यहाँ पर जो है संदली मिट्टी वो है चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। तो यहाँ पर संदली, संदल के समान, संदल मतलब क्या है, चंदन, संदल के समान सुगंधित मिट्टी है। तो चंदन से खुशबू होता है, तो संदली का, संदली क्या होता है, चंदन का ही पर्यायवाची है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा, आपका चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। चंदन है तो सुगंध तो होगी मिट्टी में। फसल को थिरकना कौन सिखाता है, सूरज की किरणें, हवा, पानी, किसानों के संगठित हाथ। तो थिरकन सिखाती है हवा। फसल किसका रूपांतर है, नदियों के पानी का, मिट्टी के गुणधर्म का, रासायनिक खाद का, सूरज की किरणों का। तो वो है सूरज की किरणों का रूपांतरण है। कवि के अनुसार फसल क्या है, मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, प्रकृति के जादुई सहयोग का फल। दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा दोनों कथन, यानी कि मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल है, और प्रकृति के जादुई सहयोग का भी फल है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। अब हमने यहाँ पर कवि नागार्जुन थे या दंतुरित मुस्कान और फसल, इनका वास्तविक नाम क्या है, श्रीपति मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, मंडन मिश्र, या वैद्यनाथ मिश्र। तो यहाँ पर इनका सही नाम है वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे। अब मैथिली भाषा में जब वो लिखते थे वो किस नाम से लिखते थे, मंडन मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, यात्री, या पथिक। तो वो लिखते थे मंडन मिश्र के नाम से। क्वेश्चन नंबर 50 है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ। उनका जन्म कब हुआ था, सन 1911 में।
सन 1857 में, सन 1897 में, सन 1915 में। तो सही क्या है इसका? उनका जन्म हुआ था सन 1911 में। तो जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी पाठ तो कवि और लेखक के बारे में ज़रूर पढ़िए। क्यों? क्योंकि उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारा पूरा पाठ, हमने एमसीक्यूज पूरे खत्म कर दिए। आपको हमने दोनों ही तरीके से प्रश्न बता दिए कि कैसे कैसे पूछे जाएंगे। अब ये सब आपको मिलेगा कहाँ? क्योंकि हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी कुछ कराया हुआ है, तो कहाँ मिलेगा ये? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर सीबीएसई K-12 इंग्लिश देखेंगे। इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सभी क्लासेस आ जाएंगी। तो अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ आ गए हम क्लास 10th पे। जैसे ही हम अपनी क्लास सेलेक्ट करके 10th क्लिक करेंगे, आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। तो अब हम कहाँ पढ़ रहे थे? हम अपनी क्षितिज बुक पढ़ रहे थे। तो ये रही हमारी क्षितिज बुक, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट होगी इस तरीके से, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 6 है नागार्जुन, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने लेक्चर्स आ जाएंगे। जो जो लेक्चर्स आपके अवेलेबल है उसमें सभी आ जाएंगे। अब आपको जो भी देखना है उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, जितने डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए, जो उसको समझना चाहते हैं समझिए, अच्छे से करिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।